कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ और आज हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपका जो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसका जो चैप्टर 5 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसका हम रिवीजन करेंगे फटाफट से कि किस तरह से इसमें जो मेजरमेंट है वो किया जाता है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक इत्यादि की गणना कैसे की जाती है, उन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो लेक्चर्स आर्ट्स स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप बहुत ही कम समय में अपना पूरा रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसके पहले के भाग जो थे हमारे आंकड़ा संगठन, आंकड़ों का संगठन और ये जो था एकत्रीकरण परिचय वाला जो पार्ट था, वो सभी वीडियो रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। तो बात करते हैं चैप्टर 5 की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो आंकड़े अपन ने एकत्रित किए थे, इनके जो पहले चैप्टर मैंने डिस्कस किए थे, आंकड़े क्या किए थे, एकत्रित किए थे। फ्रेंड्स, आंकड़े अपने पास क्या होते हैं, बहुत बल्क मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनका क्या किया था, फिर समूहीकरण किया था और संगठन किया था, फिर बारंबारता सारणी बनाई थी। और तो आंकड़ों को क्या, फैले हुए आंकड़ों, असमूहीकृत आंकड़ों को अपने क्या किया था, छोटा किया था, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट इस तरह से किया था। तो जो आपने पढ़ा होगा कि आंकड़ों का संगठन में हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि आंकड़ों का संगठन इसलिए किया जाता है ताकि उन पर क्या किया जा सके, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा सके। तो अपन जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारी सांख्यिकी विधियां ही हैं कि किस तरह से हम आंकड़ों पे क्या करते हैं, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये हमारे सांख्यिकी विधियां, ये क्या है, संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। यानी कि आप जो डेटा होता है, पहले अपने पास अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, बहुत ही लंबे चौड़े फैले हुए होते हैं। तो उन आंकड़ों को अपन टेबुलर फॉर्म में करके क्या करते हैं, उनका संगठन करते हैं। फिर उन संगठित आंकड़ों के ऊपर क्या करते हैं, हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। और उन आंकड़ों का जब सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं तो क्या होती है, उनकी संक्षिप्त रूप में व्याख्या होती है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो क्या है, संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की एक संख्यात्मक विधि है। क्या है ये, संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की एक संख्यात्मक विधि है। फिर दूसरी बात करते हैं कि समग्र श्रेणी की लगभग सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सरल संख्या को सांख्यिकी माध्य कहते हैं। यानी कि इस सांख्यिकी माध्य को जब हम ज्ञात करेंगे तो जो एक संख्या, जो एक मूल्य, हमारा जो उत्तर हमें जो प्राप्त होगा, वो उत्तर क्या होगा, सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे पास एक पूरी, देखो सबसे पहले अपने पास क्या होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। तो जब आंकड़ों का संगठन हम करते हैं तो हमारे पास फैले हुए होते हैं, अपरिष्कृत होते हैं। फिर उनका क्या किया जाता है, संगठन किया जाता है। संगठन में हम क्या करते हैं, बारंबारता सारणी बनाते हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वो टेबुलर फॉर्म में जब हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं, उनके ऊपर जब हम सांख्यिकी विधियों का अप्लाई करते हैं, गणना करते हैं सांख्यिकी विधियों का, तो जो हमें एक मूल्य प्राप्त होता है सांख्यिकी माध्य, वो क्या होता है, सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। यानी कि वह मूल्य जो इस प्रवृत्ति को क्या करता है, व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या कहलाता है, आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य में क्या आता है, आपका समांतर माध्य आता है, उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। फिर आती है आपकी मध्यिका यानी कि मीडियन। फिर आता है आपका बहुलक। ठीक है, ये जो तीनों है वो क्या है, आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो अपन धीरे एक एक करके इन तीनों को अब डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला है वह है समांतर माध्य। ठीक है, अब बात अपन समांतर माध्य की कर रहे हैं तो सब कुछ इसी पे डिपेंड होगा। फ्रेंड्स, ये देखो बेसिक, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है। क्योंकि जब अगर आपको आंकड़ों का मतलब ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता है कि आंकड़े क्या होते हैं, किस तरह से उनका संगठन होता है, तो आपको ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से हमने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बात करें समांतर माध्य की, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का पहला माप है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। और इसे शो करते हैं हम एक्स बार से। क्या लिखते हैं, एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है आपका समांतर माध्य।
जब कहीं हमें लिखना होता है कि समांतर माध्य, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के माध्यम से। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के आंकड़े होते हैं अपने पास। एक होते हैं असमूहीकृत आंकड़े, यानी कि जिनका हमने संगठन नहीं किया है, फैले हुए आंकड़े जो होते हैं वो कहते हैं असमूहीकृत आंकड़े, और जिनका समूहीकरण संगठन कर लिया जाता है वो आंकड़े कौन से होते हैं? समूहित आंकड़े होते हैं हमारे पास। तो बात हम सबसे पहले असमूहित आंकड़ों की कर रहे हैं कि असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो असमूहित आंकड़े होते हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 विधियां दी गई है। पहली होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा होता है आपका कल्पित माध्य विधि, और तीसरी होती है आपकी पद विचलन विधि। बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि, देखो ये जो श्रेणी होती है इसको असमूहीकृत आंकड़ों में इसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें जो हमारे पास आंकड़े होते क्या होते हैं, वो सिर्फ इस तरह से फैले हुए होते हैं, जैसे 2, 5, 7, 8, 9 ऐसे जो फिगर्स आपको दिए हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके असमूहीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो जब असमूहीकृत आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो बात करते हैं पहली विधि की। उसमें समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये सिग्मा एक्स क्या होता है? आपको जितने भी चर दिए होते हैं उन सभी चरों का योग क्या होता है? आपका सिग्मा एक्स होता है, और उन चरों की संख्या क्या होती है? आपका एन होता है। फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे कोई 5 संख्याएं दी है, मुझे 5 संख्याएं दी है, 2, 3, 2, 4 और 5, ठीक है, ये दी है। तो मैं जब इन संख्याओं का योग करूंगी, क्या करूंगी? 2 + 3 + 4 5, जो भी मेरी संख्या है वो तो होगा मेरा क्या? सिग्मा एक्स, ठीक है, वो क्या होगा? मेरा सिग्मा एक्स होगा। और मेरे पास संख्याएं कितनी थी? 5। तो उन सभी संख्याओं का योग करके मैं उनमें क्या करूंगी? 5 का भाग दूंगी, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? सिग्मा एक्स। यह जो विधि है मेरी, ये विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की। अब ये कल्पित माध्य विधि क्या होती है फ्रेंड्स? कल्पित माध्य विधि का मतलब ये होता है कि आपको जो चर दिए गए हैं, असमूहीकृत आंकड़ों के जो चर दिए गए हैं, उन चरों में से किन्हीं एक को आपको क्या करना पड़ता है? कल्पित माध्य मानना पड़ता है। यानी कि आपको जो चर दिए हैं उनमें से किसी एक को आप क्या कर लो? कल्पित माध्य मान लो, और फिर उसके बाद ये विधि लगानी पड़ती है। तो ये जो हमारा ए होता है, इस विधि में हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब देखो यहाँ पे ए क्या होता है? ए होता है हमारा कल्पित माध्य, जो क्या करना पड़ता है? हमें मानना पड़ता है। हमें जो चर दिए गए होते हैं, ठीक है ना, जो चर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन चरों में से किसी एक मूल्य को हमें क्या करना पड़ता है? कल्पित माध्य मानना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है आपका सिग्मा डी। अब ये सिग्मा डी क्या होता है फ्रेंड्स? डी का मतलब होता है यहाँ पे विचलन। विचलन यानी कि आपके पास जो चर होते हैं, चरों को क्या कहते हैं? हम एक्स कहते हैं, और ए हमारा क्या है? कल्पित माध्य। तो जब हम चर के मूल्य से कल्पित माध्य के मूल्य को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? विचलन मिलेगा। उसे कहते हैं डी, डेविएशन। और उन विचलनों का जब हम योग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा डी, यानी कि विचलनों का योग। और एन होता है आपका वही चरों की संख्या, ठीक है। ये एन सभी जगह क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस विधि से जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इसके लिए आपको एक सिंपली आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो, इजी तरह से हो, उसके लिए एक आइडिया है कि आप जो कल्पित माध्य की संख्या मानो ना, वो सबसे छोटी संख्या मान लो। आपको जो चर दिए गए हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को क्या कर लो? आप कल्पित माध्य मान लो। तो आपका जो कोई भी फिगर होगा, कोई भी जो फिगर होगा, डेविएशन होगा, वो माइनस में नहीं आएगा। और जब कोई फिगर माइनस में नहीं आएगा तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, ये जो कल्पित माध्य हम ज्ञात करते हैं, है ना, कल्पित माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जो चर दिए हुए होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम कल्पित माध्य को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम कल्पित माध्य ले रहे हैं कोई, तो ठीक है, ए लेना है हमें दिए गए चर से, तो दिए गए चर से सबसे छोटी संख्या का क्या कर लेंगे? हम कल्पित माध्य ज्ञात कर, उसे कल्पित माध्य मान लेंगे, ताकि हमारा कोई भी फिगर क्या होगा? नेगेटिव नहीं आएगा। जब कोई फिगर नेगेटिव नहीं आएगा तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो हमारे लिए आगे कैलकुलेशन करना क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो हम सबसे छोटी संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे। आप किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन आंसर सभी से सेम आएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या को मानने से क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी।
फिर उसके बाद हमें करेंगे ज्ञात करेंगे विचलन, वो हो जाएगा हमारा सिग्मा डी और डिवाइड में क्या करेंगे एन, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार। फ्रेंड्स आप किसी भी मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे ना तो एक्स बार तो सेम ही आएगा, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, कल्पित माध्य विधि से कीजिए या फिर किससे कीजिए पद विचलन विधि से। तो कल्पित माध्य से क्या सूत्र हो गया अपना, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पे a होता है आपका कल्पित माध्य, d होता है आपका विचलन। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको, x माइनस a से, और n होता है आपका चरों की संख्या। तीसरी विधि जो है वह है पद विचलन विधि। अब ये पद विचलन विधि क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जो आपका x बार ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय c। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, a तो वही है आपका क्या कल्पित माध्य जो हमें मानना होता है दिए गए चरों में से। फिर अब ये d डैश कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो विचलन हम ज्ञात करते हैं, विचलन किस तरह से ज्ञात करते हैं, चरों से कल्पित माध्य का विचलन, ठीक है ना, x माइनस ए करके जो विचलन होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं c का। अब ये c क्या होता है फ्रेंड्स, c होता है आपका समापरिवर्तक। समापरिवर्तक का मतलब ये है कि देखो जब संख्या बहुत बड़ी होती है, जब ज्यादा होती है, तो हम जिस तरह से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो अपन किसी चीज को कॉमन निकाल लेते हैं ना, उसी तरह से हम किसी भी एक संख्या को अपनी मर्जी से क्या मानते हैं, c मान लेते हैं, और उस c का क्या करते हैं सब में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो संख्या अपने लिए क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वापस एक साथ गुणा कर लेते हैं, तो क्या सूत्र हो जाता है अपना a प्लस सिग्मा d डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c। यानी आपका जो ये x माइनस ए आता है ना, इस x माइनस ए को आपको क्या करना है, d c से डिवाइड करना है, तो आपका क्या आएगा, d डैश आएगा। और ये जो c होता है वो आपको अपनी मर्जी से क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। आप कोई भी एक संख्या को क्या कर सकते हो, c मान सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सूत्र आपका असमूहीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य को ज्ञात करना। आगे चलते हैं कि ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, हम समूहित आंकड़ों की, यानी कि जो हमारे पास डेटा क्या होते हैं, समूहित होते हैं। पहले हमने बात की थी असमूहित आंकड़ों की, तो अब बात कर रहे हैं समूहित। इसमें जो होती है हमारे पास दो तरह की श्रेणियां होती है। पहली होती है विविक्त श्रेणी जिसे हम कहते हैं खंडित श्रेणी, और जो दूसरी होती है वह होती है सतत या उसे कहते हैं अखंडित श्रेणी। दोनों विधि में अलग अलग तरह से निकालेंगे समांतर माध्य। देखो विधियां वही रहेगी, लेकिन जो होगा सूत्र क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि विविक्त श्रेणी में हमारे पास क्या होते हैं, x होता है और f होती है, यानी कि चर होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। सतत श्रेणी में हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग बने हुए होते हैं और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम विविक्त श्रेणी की बात कर रहे हैं। विविक्त श्रेणी में भी प्रत्यक्ष विधि से जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये सिग्मा fx क्या होता है, तो हमारे पास जो चर होते हैं उन चरों को हम किससे गुणा करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। यानी कि हमारे पास जो f होती है और जो x होता है उन दोनों को आपस में गुणा करके उनका योग जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा fx होता है। उसमें डिवाइड करते हैं सिग्मा f का। सिग्मा f होता है आपका बारंबारता, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी का योग। तो ये जो होता है जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, समांतर माध्य आ जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की। तो कल्पित माध्य विधि में वही हमारे को जो x हमारे जो चर होते हैं उसमें से किसी एक मूल्य को क्या करना पड़ता है, कल्पित माध्य को मानना होता है। फिर उसके बाद वही सिग्मा fd करना होता है, यानी कि आपको x माइनस a करते हैं और फिर उसे गुणा किससे कर लेते हैं, f से। यानी कि d डेविएशन तो आपको कहाँ से निकालना है, आपके चर से ही निकालना है, यानी कि x माइनस a करना है, फिर उसे गुणा किससे करना है, f से, आपकी फ्रीक्वेंसी से। तो क्या आएगा आपके पास सिग्मा fd, और फिर आपको डिवाइड करेंगे किससे, सिग्मा f से। फ्रेंड्स यहाँ पे भी वो है कि आप a क्या मानो, सबसे छोटी संख्या को a मानो, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, इजी रहेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि को यानी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा fd डैश निकालना पड़ेगा। और fd डैश निकालने के लिए वही जो हम fd निकालेंगे उसमें डिवाइड करेंगे किसका, c का, समापरिवर्तक का। और समापरिवर्तक क्या करना है, हमें हमारे मन से मानना है। किसी भी एक संख्या को आप क्या कर सकते हो, समापरिवर्तक मान सकते हो। तो उसका डिवाइड करके उसके यहाँ सूत्र में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हमारी सतत श्रेणी की। अब सतत श्रेणी कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ग के रूप में हमारे पास होती है वो क्या होती है, हमारी सतत श्रेणी होती है। तो सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं। कौन सी है विधि,
एक है आपकी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है आपकी पद विचलन विधि। तो फ्रेंड्स अपने को जो वर्ग दे रखे होते हैं, उन वर्ग से हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है, मध्य मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। और मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की उच्च सीमा और वर्ग की निम्न सीमा दोनों का योग करके जब हम उसमें बटा 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिड वैल्यू m याद हो जाता है। यानी हमारा जो m होता है वो कैसे होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। फिर वो हमें मध्य मूल्य आ जाता है। उस मध्य मूल्य को क्या मानते हैं, हम चर मान लेते हैं और फिर उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी कि हमारे पास अब चर आ गया m और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर उन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा fm और उसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा fm। उसमें डिवाइड करेंगे हम सिग्मा f यानी कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी के योग का, तो हमें क्या मिल जाएगा, x बार प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पद विचलन विधि होती है फ्रेंड्स, ये वही है, सिग्मा fd निकालना है तो यहाँ पे fd क्या हो जाएगा आपका m माइनस a। एक इसमें से मानना है m, किसी भी चर को एक को क्या करना है, हमें a कल्पित माध्य मानना है। फिर उससे x माइनस a करके क्या करना है, c से डिवाइड करना है और गुणा किससे करना है, f से। तो हमें क्या मिल जाएगा fd डैश और डिवाइड करेंगे सिग्मा f का, तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य ज्ञात करने का ये हमारा सूत्र है। फ्रेंड्स आप किसी एक पर्टिकुलर श्रेणी में किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। आप विविक्त श्रेणी से कर रहे हैं, आप कोई सी भी विधि लगाएं, प्रत्यक्ष विधि लगाएं, कल्पित माध्य विधि लगाएं या पद विचलन विधि लगाएं, आपका जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सतत श्रेणी में भी आप दोनों विधि से ज्ञात करेंगे तो आपका समांतर माध्य क्या होगा, सेम होगा। फ्रेंड्स ये था सांख्यिकी माध्य का पहला माध्य, क्या है, समांतर माध्य। इस समांतर माध्य के ये समूहीकृत आंकड़े और असमूहीकृत आंकड़े दोनों के लिए हमने कैसे बढ़ा कि किस तरह से इनको ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल लेकर आऊंगी, इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवाऊंगी ताकि आपको इसके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कल जब आप बैठें तो अपनी बुक को साथ में लेके बैठें और एक नोटबुक साथ में लेके बैठे फ्रेंड्स। फिर हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य की विशेषताएं यानी कि कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। क्या है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, यानी कि आपका जो समांतर माध्य होता है, आप दिए गए चरों में से समांतर माध्य को घटा के उसका योग करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार क्या होगा, 0 होगा हमेशा। ये समांतर माध्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है यदि सभी चरों का मूल्य समान रूप से बढ़ाया जाए तो समांतर माध्य भी समान रूप से बढ़ेगा। यानी कि मुझे कोई 5 चर दिए गए थे और मेरा समांतर माध्य आया माना कि 5, अगर मैं उन सभी चरों की संख्या में मान लो 3 3 3 3 प्लस कर देती हूँ ना, तो मेरा जो समांतर माध्य होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो अगर आप चरों के मूल्य में समान रूप से किसी राशि को बढ़ाएंगे तो आपका जो समांतर माध्य होगा वो भी क्या होगा, समान राशि से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का पहला माप, समांतर माध्य। आगे आने वाले पार्ट में मैं इसके लिए आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगी ताकि आपको ये जो रूल्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स जब आप मेरा ये नेक्स्ट वीडियो देखें तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक और अपनी बुक को लेकर बैठे ताकि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में।